हेलो, नमस्कार। 23 हैं अभी तक के मुख्य समाचार। थोड़ा कम करो उसको। हेलो, शुरू करें सर? सबको मेरा नमस्कार है। आइए शुरू करते हैं साइंस की कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके जीवन को बदलने की पूरी काबिलियत रखते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग। कोई झोल झाल वाला बात नहीं करेंगे, एक भी समय बर्बादी वाला काम नहीं करेंगे, सीधा हम लोग मुद्दा पर आते हैं। ठीक है, आइए हम लोग मंडे टू सैटरडे डेली लाइव हो रहे हैं 7:30 बजे। आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। ये कहता है मुक्त रूप से गिरना। किस रूप से सर गिरना? मुक्त रूप से गिरना। मुक्त रूप से जो गिरना होता है, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव। एकदम आराम से पढ़ेंगे, चला। मुक्त रूप से गिरना, मुक्त मतलब सर, मुक्त का मतलब यहां पर है जहां कोई विरोध नहीं हो। अब गौर फरमाइएगा, मुक्त का मतलब है कोई विरोध नहीं। मुक्त का मतलब है चला कोई विरोध नहीं, मतलब मुक्त रूप से गिरेगा। एक लाइन का बाद, यहां मुक्त का मतलब है कोई विरोध नहीं। तो इसमें सब लड़का मार ही देता है लगभग कि मुक्त रूप से गिरेगा तो कोई विरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा अर्थात हवा भी ना हो, अर्थात कोई विरोध ना हो अर्थात हवा भी ना हो, और हवा भी ना हो अर्थात निर्वात हो। निर्वात हो, और निर्वात हो मतलब क्या हो? तो निर्वात हो मतलब वैक्यूम हो। गौर फरमाइएगा। कोरोना नहीं हुआ है, चला, सरक गए हैं, टेंशन नहीं लेना है। कहते हैं मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। मुक्त का मतलब हुआ कोई विरोध नहीं होगा, और कोई विरोध नहीं होगा मतलब हवा भी नहीं होगा, और हवा भी नहीं होगा अर्थात निर्वात होगा। क्यों सर? अगर मान लीजिए अभी हम जा रहे हैं तो मुक्त रूप से जा रहे हैं, हमको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन एक फैक्टर है जो हमको रोक रहा है, वो है हवा। और हवा अगर हमको रोक रहा है तो वो भी ना हो, इसका मतलब मुक्त रूप से चले जाएंगे। एकदम सिंपल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? निर्वात। लेकिन इस बार क्या किया है बोर्ड ने? निर्वात ऑप्शन में था, वायु निर्वात नहीं था ऑप्शन में, और वायु इसका सेकंड आंसर होगा, क्योंकि वायु में विरोध तो होता है लेकिन बहुत कम विरोध होता है। इसलिए इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन था मुक्त रूप से निर्वात में मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, तो वो निर्वात में संभव है। तो आप कहिएगा ये तो हम जान ही रहे थे सर, लेकिन सर अगर निर्वात नहीं रहेगा तो वायु इसका सेकंड आंसर है। नॉन ऑफ दीज के साथ नहीं जाना है, इसलिए नहीं जाना है कि वायु भी लगभग निग्लिजिबल विरोध करता है, इसलिए वहां निर्वात नहीं रहे तो नॉन ऑफ दीज के साथ नहीं जाके वायु के साथ जाइएगा। इसीलिए हम ये प्रश्न लाए। ठीक है, अब देखिए सर, आंसर हो जाएगा इसका निर्वात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। ये कहता है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन, यहां वनज लिखा गया है, वजन डैश वजन महसूस करता है। अब सर देखिए, शून्य वजन कहां कहां होता है ये आपको पूछेगा। शून्य वजन का हम एक लिस्ट बना देते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतने जगह पर शून्य वजन होता है। एक तो पहला कहां पर सर? तो निर्वात में। पहला कहां पर सर? तो निर्वात में। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो होता है सर अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में भी निर्वात होता है। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में। और अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा बताइए क्या होगा? जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक होगी तब। जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक होगी, जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक हो। और सर इसके अलावे एक और पूछेगा जो यहां से हम चौथा निकालते हैं, जब वस्तु कहां हो? केंद्र पर हो। किसके केंद्र पर? पृथ्वी के केंद्र पर हो। इतने पूछेगा, इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है, तो अंतरिक्ष यान में बोले, निर्वात में बोले, जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक कर दे तब, या जब वस्तु केंद्र पर होगी तब, पृथ्वी के केंद्र पर होगी तब। इतना जगह पर सर पृथ्वी का वेग जो होता है वो शून्य होता है। इतना जगह पर पृथ्वी का वेग जो होता है सर वो शून्य होता है। ठीक है, इतना जगह पर सर पृथ्वी का वेग जो होता है वो शून्य होता है।
इतना जगह पर सर पृथ्वी का वेग क्या होता है? शून्य होता है। अब गौर फरमाइएगा सर, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करता है, तो सर शून्य वजन कहां कहां महसूस करेगा? वो है निर्वात में, वो है अंतरिक्ष में, और जब पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक होगी तब, और जब वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर होगा तब। इतने जगह पर 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, गौर फरमाइएगा, दाब क्या है? तो ये सर दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सर नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? दाब इज इक्वल टू बल अब बटा क्षेत्रफल, यही ना पढ़ते हैं सर। ये हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ते हैं, दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। पहले तो ये समझना होगा सर कि बल और दाब में क्या अंतर है। बल और दाब में क्या अंतर है? अगर हम ऐसे सर कर रहे हैं तो ये दाब है, ये क्या है? दाब है। एक होता है दाब और एक होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस, खिंचाव। ध्यान दीजिएगा सर, दाब और प्रतिबल, प्रतिबल मतलब होता है स्ट्रेस, में क्या अंतर है? या बल की अगर हम बात करें तो बल में भी बहुत अंतर है सर। दाब मतलब ऐसे हम दबाते हैं प्रति एकांक यूनिट क्षेत्रफल पर, तो उसको हम दाब कहते हैं, लेकिन उस सब आपको नहीं पूछेगा। दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है? तो अगर ऐसे दबाएंगे तो ये दाब है, और दाब बोले तो प्रेशर, अब प्रतिबल बोले तो स्ट्रेस, और ऐसे खींचेंगे तो ये खिंचाव है, स्ट्रेस है। अब गौर फरमाइएगा, जैसे ये वस्तु है सर, अगर ये वस्तु है तो अगर हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये दाब है, और अगर हम इसको ऐसे खींचते हैं तो ये प्रतिबल है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस कहते हैं ना, भाई बड़ी स्ट्रेस हो रहा है, बड़ी स्ट्रेस हो रहा है मतलब दबा रहा है कि खिंचा रहा है, तो हम लोग कहते हैं खिंचा रहा है। सर इतना प्यार देने के लिए और इतने बच्चे लाइव आने के लिए हम आपको बार बार सर नमन करते हैं। आपका ये एहसान शायद मैं जिंदगी भर कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो कहते हैं सर एकदम आराम से सर, अगर हम इसको दबा रहे हैं, अगर ये वस्तु है और इसको हम दबा रहे हैं, आप सर दबा दिए तो ये दाब हुआ, और अगर इसको हम खींचने का, तो बड़ा स्ट्रेस आ गया है यार, तो बड़ा स्ट्रेस आ गया मतलब खिंचाव आ गया, इसको ऐसे खींच दिए, ये क्या है? प्रतिबल है, स्ट्रेस है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल हम जानते हैं, लेकिन सर यहां पर बल तो कहीं पर है ही नहीं है। देखिए यहां उत्तक्षेप है, बॉयनेंसी इसको कहते हैं, गुना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल प्लस उत्तक्षेप है, क्षेत्रफल उत्तक्षेप बटा क्षेत्रफल है। यहां खाली लैंग्वेज का चेंजिंग, हम इसीलिए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल नहीं लाए हैं। ये दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तुम मार देगा। तनी ठोक क्वेश्चन में ट्विस्ट था, इसीलिए क्वेश्चन लेकर आए। ग्रुप डी का ओरिजिनल क्वेश्चन है, जाके प्रीवियस ईयर में खोज लीजिएगा। तो सर उत्तक्षेप क्या है? अगर हम उत्तक्षेप की बात करें तो ये जो कोई वस्तु है पानी में, इस पर जो द्रव के द्वारा आर्किमिडीज का जो सिद्धांत कहता है उसके अनुसार जो बल लगाया जा रहा है, इसी को हम बॉयनेंट फोर्स कहते हैं, और इसी को हम हिंदी में सर उत्तक्षेप बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? चला, जैसे हम पानी में डूब रहे हैं, तो हम पानी में डूब रहे हैं, चला तो पानी मेरे ऊपर एक बल लगाता है जिसे हम उत्तक्षेप बल कहते हैं। जैसे लकड़ी को आप फेंक दीजिए पानी में, तो लकड़ी पर पानी ऐसे बल लगा के उसको उठेले रहता है, ये लो उठाए हुए। ये जो ऐसे पानी बल लगाता है तब तो उठा हुआ है, और नहीं लगाएगा तो धूम से गिर जाएगा। तो ऐसे जो बल लगाता है उसी को हम उत्तक्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। और इसका देखो उत्तक्षेप बल देता है, कभी कभी दे देगा आपको उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, या इसी को कभी कभी दे देगा इंग्लिश में अगर हम कहें तो बॉयनेंसी फोर्स। इसी को हिंदी में भी लिख देता है बॉयनेंसी फोर्स, बॉयनेंसी फोर्स। अब गौर फरमाना, हमने कहा यह भी एक प्रकार का बल ही है, इसीलिए इस बल के जगह पर हम लोग कहेंगे उत्क्षेप कहें, या उत्प्लावन कहें, उत्प्लावन कहें, या बॉयनेंसी कहें, आप बटा क्षेत्रफल, इसमें से कुछ भी दे देगा, यू विल गेट द आंसर। गौर फरमाइएगा जनाब, ये हो जाएगा, इसमें से कुछ भी दे देगा, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। तो यहां अब नया फॉर्मूला आपने सीखा। हम बोले हम कभी भी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल नहीं देंगे, हम देंगे सर ये
अब थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन होगा, वो तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल सबको रटा हुआ है। बल, ये जो बॉयनेंसी फोर्स है यह भी एक प्रकार का बल है, इसीलिए जब उत्क्षेप या उत्प्लावन के टर्म में होगा तो बल को रिप्लेस करके उत्क्षेप या उत्प्लावन देंगे और क्षेत्रफल वैसे का वैसे रहेगा। तो यहां पर आप देखिएगा गौर से, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, डी फॉर कुत्ता हो जाएगा। उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, उत्क्षेप बल भी या उत्प्लावन बल भी एक प्रकार का बल है। अब बटा क्षेत्रफल हो गया तो बटा क्षेत्रफल हो गया, यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर। चला, अभी पूरा इंडिया में आग लगा दिया तुम लोग, बाप रे, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। चला, मतलब सब आज हमको खरीदने के लिए तैयार है, जिसका 4 दिन पहले कोई मोल नहीं था, आज इंडिया का हर वो आदमी हमको खरीदना चाहता है। तूने हमें इस कदर इस मुकाम पे पहुंचाया है, लेकिन गुरुजी को खरीदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। बिक नहीं सकते हम, कभी नहीं। अब बहुते कह देगा तो मान लो अब कह देगा कि अनलिमिटेड, तो फिर वहां कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो कहेगा कि 1 आध 2 5 में हम खरीद लें, ये गुरुजी बिकाऊ नहीं है। यहां तो मतलब समझ लो कि हमको खुद समझ में नहीं आता इतना वैल्यू मेरा कैसे तुम लोग बढ़ा दिया। मतलब जो सोच नहीं सकता, जो सबसे बड़ा है, वो डायरेक्ट फोन पे बतियाता है कि सर बताइए सर क्या करना है। बाप रे, कुछ नहीं करना है, हमको चेला लोग का सेवा करना है। जो प्यार दिया है उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है, बिक नहीं जाना है। ठीक है, हम आपकी सेवा में बरकरार रहेंगे, चाहे मेरा गला काहे नहीं कट जाए, ठीक ना, चाहे कितनों पेटी आ जाएगा। चला, अब आ जाओ हेने, एकदम सिंपल है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल और उत्क्षेप या उत्प्लावन बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि बल उत्क्षेप ये भी एक प्रकार का बल है। अब आते हैं चला अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो सर एकदम ये अब नया तरीका लाया है पूछने का। पहले पूछता था बताओ द्रव्यमान, ऐसे पूछता था। देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, चला, ये हम भी सीखे थे, 2-3 साल पढ़ा लिए तब। द्रव्यमान बटा आयतन कहता था, बताओ द्रव्यमान बटा आयतन क्या है। लेकिन अब छांटने का मन हो गया था, अब तनिक तिगड़म लगा दिया। अब तिगड़म क्या लगाया है वही तो बुझना है, वही बुझाने के लिए सर सेवा में है। अब सर गौर फरमाइएगा, तिगड़म क्या लगाता है। देखो हम लोग क्या पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चाल, एकदम आराम से चला, चाल अब बराबर दूरी अब बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको डिफाइन कैसे करता है मास्टरवा साहब? मास्टरवा साहब देखो डिफाइन कैसे करेगा। मास्टरवा साहब कहेगा एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। अब देखो यही होगा वेग, ध्यान देना, वेग, वेग बराबर हो जाता है विस्थापन अब बटा चला समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ध्यान देना, एकदम आराम से चला। वेग बराबर की होता है, और तरीके, वेग बराबर होता है चला, ध्यान देना, विस्थापन अब बटा समय। तो इसको हम या दाब बराबर अभी तुरंत लिखे थे हम, चला, बल अब बटा क्षेत्रफल, एकदम आराम से चला। एक और नया ट्रेंड का क्वेश्चन है, वो तो हम दिखाते हैं। ये चला के दिखाएगा जो मेहनत करेगा। ये चला 6 साल से 8 साल लगभग हो गया, 6 से 8 साल, 6 साल तो एकदम रेगुलर में पढ़ाए हैं और लगभग 14 घंटा डेली पढ़ाए हैं। चला एक एक न हमरा पता है कि कहां दबाएंगे तो रिजल्ट में, क्वेश्चन रिजल्ट में बदलेगा। पढ़ने से तो एकदम नहीं होना है, तुम जान लो, क्योंकि 2 करोड़ 40 लाख फॉर्म है। चला अब कहते हैं घनत्व, घनत्व बराबर, देखो हम खाली दिखाते हैं, थोड़ा जुगाड़ की है, द्रव्यमान अब बटा आयतन। एक और जो तू पूछा हुआ सवाल है वो भी हम तुमको दिखाते हैं, F बराबर G M1 M2 अब बटा R स्क्वायर। देखो इसको कैसे पूछता है, कहेगा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो कहेंगे चाल कहते हैं। एक हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, खाली ये वाला टर्म एब्सेंट कर देगा। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब, सीखना है। चला
पढ़ने से हो जातो। हम तो देखते हैं मास्टरवा सबको, हेने घूम के कुछ लिख देगा, हेने घूम के कुछ बोल देगा, ऐसे होगा। चला बच्चा को इधर घुसना चाहिए, इधर घुस जाएगा वो बना लेगा एग्जाम हॉल में, और नहीं तो वो बोर्ड पे गो 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 गो, बच्चों बोर्ड सामने में गो 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 गो, चल जाए सब बोरा में। अब गौर फरमाना, कहते हैं एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मतलब नीचे वाले को एकांक कर देना है। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यहां जब आओगे तो कहेगा अगर m1 का मान और m2 का मान अगर 1 है और r का मान भी 1 है तो बताओ की होगा। तो कहेंगे अगर EB1 तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा चला किसके, G के। खत्म कहानी। बाप रे 7,000 लाइक चल गया। बाप रे भाई रे भाई, इतना नहीं कर, हम मां कसम जानता है चला बहुत मेहनत करते हैं। अभी खाना खाए हैं, अभी नहाए हैं, 3 दिन से सोच रहे हैं कि टी शर्टवा साफ करेंगे। तुम लोग को लगता होगा मास्टरवा नौटंकी करता है, मार्कर है चला उसकी कसम। सोच रहे हैं कि सबको साफ करेंगे, लेकिन अभी जस्ट पीपीटी कंप्लीट करके निकले हैं। एक जो टाइपिंग स्टाफ था वो पता नहीं उसका लाइन ही कट गया, वो बेचारा नहीं कर पाया, तो फिर अपने से टाइपिंग किए हैं। वो एकाएक 4 बजे न्यूज दिया, चलवे है, बोला कि सर 1 टका नहीं लेंगे सर, फ्री में आपका टाइपिंग करेंगे। हमको खुद शर्म लगता है उसको कुछ बोलने में कि काहे नहीं किया टाइप, क्योंकि वो तो अपने बेचारा फ्री में कर रहा है। अब वो मदद कर रहा है, उसको हम कैसे डांटेंगे। नहीं था लाइन वो क्या करेगा, अपने से टाइप किए था। और खाना अभी जस्ट जो है हॉर्लिक्स लिए पिए, अब तो हर सामने आ गए। चला कहता है उदास क्यों है, बस 2-3 दिन चला इधर उधर भागा दौड़ी है, सब छोटा छोटा सामान है अरेंज कर देंगे, तनी लाइटिंग और रहेगा, तनी हीरो जैसा लगेंगे, तो उसी में लगे हुए हैं, ठीक ना। सब चीज बैलेंस कर। अभी इतना ना धूल है, देखो ये देखो, तेरा विश्वास नहीं होगा, ये देखो ये धूल है। ये धूल जो है ना यहाँ पढ़ाते हैं, आ जाते हैं वो रूम पूरा यहाँ पे बाल में लग जाता है, एकदम चिक 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 करता है, सौंसे कैमरा उमरा सब घिना जाता है। अब तुम कहेगा तेरे मास्टरवा, तुम कहे मैडम कहाँ है, छोटा सा लिखता है मैडम कहाँ है, बियाह करवा देगा गुरुजी का से तो होता नहीं है। अब मैडम कहाँ है, मारे इस शब्द वो गंदा बात नहीं। अब मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, तो सर मास प्रति यूनिट का मतलब हुआ एकांक। चला प्रति यूनिट का मतलब कथी, ये हो गलो एकांक। प्रति यूनिट का मतलब हुआ एकांक, तो मास प्रति यूनिट यानी एकांक आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन, तो प्रति यूनिट अगर कहे दूरी प्रति यूनिट मतलब 1 बराबर चाल, विस्थापन प्रति यूनिट बराबर वेग, बल प्रति यूनिट बराबर, प्रति यूनिट मतलब ये 1 हो गया, तो बल प्रति यूनिट बराबर दाब, द्रव्यमान प्रति यूनिट बराबर घनत्व। यही तो करना है। या एकांक आयतन में लगने वाले द्रव्यमान को घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, या फिर डिफाइन करते हैं दूसरे तरीके दूरी, एकांक नहीं मास प्रति यूनिट वॉल्यूम ना, दूरी प्रति यूनिट समय बराबर चाल, विस्थापन प्रति यूनिट समय बराबर वेग, बल प्रति यूनिट क्षेत्रफल बराबर दाब, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन बराबर घनत्व। मार दो फाइव। अब कहता मास प्रति यूनिट वॉल्यूम, मास यानी द्रव्यमान प्रति यूनिट वॉल्यूम बराबर हो जाएगा घनत्व। आंसर अगला क्वेश्चन चला, देखो की है, कहता है अगला क्वेश्चन आपका कहता है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी। चला रे, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, यही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो तो हमको ये बताओ, एकदम सिंपल सा बात है। जलवाष्प मतलब सर हवा प्लस पानी, ये वाष्प की हम बात कर रहे हैं, जो जल में जलवाष्प के जल भी रहेगा और पानी भी रहेगा। जैसे जल वाष्प मतलब जल प्लस वाष्प बोले तो हवा, यानी जलवाष्प की जब ये बात करेगा हवा प्लस पानी। अच्छा, जब ये पानी होगा तो ठंडा होगा, जब ये कहीं पर पानी होगा चला इसका मतलब वो ठंडा होगा, और ठंडा होगा इसका मतलब कम ताप होगा। अब कम ताप होगा तो ताप कम है, अधिक ताप पर वाष्पीकरण होता है। ध्यान देना, अधिक ताप होगा चला मेरे भाई, मेरे सोना, मेरे वाष्पीकरण होगा। अधिक ताप होगा तो वाष्पीकरण होगा। ध्यान देना, हम फिर से एकदम आराम से धीरे धीरे चला, बस तू जो समय हमको देगा ना, तू घर में जितना पढ़ेगा और 5 गुना समझाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं। ध्यान देना, कहते हैं यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा, जैसे जलवाष्प हुआ हवा प्लस पानी,
कहता है जलवाष्प की मात्रा अधिक है, यानी ये मात्रा अधिक है, ये मात्रा अधिक है तो ये दोनों अधिक है, ये दोनों अधिक है तो पानी अधिक है, पानी अधिक है ठंडा ज्यादा है, और ठंडा ज्यादा है तो ताप कम है, और ताप कम है तो अधिक ताप पर वाष्पीकरण होता है। इसका मतलब अगर ताप कम है तो वाष्पीकरण भी कम हो। कितना डेप्थ है, चला एक बार और हो जाए। कहता है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर, तो अगर जलवाष्प अधिक है, अगर ये अधिक है, ये अधिक है मतलब ये दोनों अधिक है, ये दोनों अधिक है मतलब पानियों अधिक है, अब पानी अधिक है मतलब ठंडा है, और ठंडा है इसका मतलब कम ताप है, अब कम ताप है चला इसका मतलब अधिक ताप पे वाष्पीकरण, कम ताप पे कम वाष्पीकरण। एक बार फिर हो जाए, वाष्पीकरण कब होगा? जब तापमान ज्यादा होगा। नहीं, वाष्पीकरण कब होगा? हमको हंसी लगता है कि इतना में चला आता कैसे है, हमको बड़ा अजीब लग रहा है। मने मन सोच रहे मां कसम प्रतिभा जो है कूट कूट के भरा हुआ था, बस पहचानने की देरी थी। भाई रे भाई, मतलब हम अब मर भी जाए ना तो हमरा अब गम में है। तू हमरा अब डिसलाइको कर देता, एक बार तो कम से कम शिखर पे पहुंचा दिया, अब चला गेलियो तो गेलियो, कोई बात नहीं। कहते हैं यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, जलवाष्प अधिक है मतलब हवा, एकदम आराम से, हवा और पानी अधिक है, और हवा और पानी अधिक है मतलब पानी अधिक है, पानी अधिक है, ठंडा अधिक है, ठंडा अधिक है इसका मतलब ठंडा ज्यादा है, इसका मतलब ताप कम है। अब ताप अगर अधिक ताप पे वाष्पीकरण अधिक है, कम ताप पे वाष्पीकरण कम, तो कहता है तो वाष्पीकरण क्या होगा? तो घट जाएगा। क्लियर है? चला जैसे कहता देखो, इसका मतलब हम कह सकते हैं एकदम शॉर्ट टर्म में अगर लिखते हैं तो जलवाष्प अगर अधिक होगा तो जलवाष्प अधिक होगा तब पानी ज्यादा, पानी ज्यादा तो ठंडा ज्यादा, ठंडा ज्यादा तो वाष्पीकरण कम होगा। जल्दी से एक लिखने का भी हम चला टाइम देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। अभी डेटा फेटा के टेंशन नहीं लो, डेटा अगर लगे ना तो भरवा लेना है, लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है। इसलिए चला कि अभी 2-4 बचाने के चक्कर में पता चला कि गए बोरा में। वाष्पीकरण कम, जल्दी से लिख, जल्दी लिख लो। चला भुटकुन कहता है, भुटकुन चित्र लो। अगला सवाल में आते हैं। चला कहता है ठोस के पिघलने पर, किसके पिघलने पर? चला ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। आप कहेगा सर ये तो हम कुछ लोग क्या मारते हैं, चला हम कहते हैं जब जैसे हम पिछले क्वेश्चन में डाले हुए हैं कि ये मान लो कि, ध्यान देना, ये मान लो जल की 3 अवस्थाएं हैं, ध्यान देना। चला ये जल की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन अवस्था है? चला ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, और ये चला गैस अवस्था है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ठोस है, बर्फ है, इसको गरमाएंगे, तो इसको गरमाएंगे तो ये द्रव बनेगा, और ज्यादा गरमाएंगे तो वाष्प बनेगा। ये हम लोग कहते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन इसीलिए सेटर पूछता है कि यहां चलवा कंफ्यूज होगा। कहते हैं, क्या कहते हैं? चला क्या कहते हैं? गौर फरमा। 8,000 चल गलो रे, अरे माई माई। चला मां कसम, तू जिस चीज के लिए आया है ना, जान लगा देंगे हम, ठीक ना, थोड़ा पढ़ा के हम देंगे। आज हम बहुत खुश हैं। चला ठोस को चला रे, एक बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा ना, बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, पानी बनेगा। अब पानी को और गर्म कर देगा तो जलवाष्प बनेगा। तो मास्टरवा ये बुझता की है सेटर इन्हें बुझता है कि झाजी पढ़ा रहे हैं, सेटर इन्हें बुझता है कि चलवा खूब पढ़ रहा है। अब देखो वो कहेगा कि अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दिए, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल दिए तो भैया ताप को बढ़ाएंगे, तब तो ठोस द्रव में बदलेगा, और ताप बढ़ाएंगे तब तो गैस में बदलेगा। वो कहता है अवस्था परिवर्तन के कारण इसका मतलब ताप को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एगो गुप्त उष्मा है, ओकर नामे है चला, ई मास्टरबा बुझाइए नहीं पाता है। गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा धारिता केकरो बुझेबे नहीं करता है, मास्टर बच्चा का तो साफे नहीं बुझाता है। अब तरह हम बताते हैं, गुप्ते गुप्त कहते हैं एकरा। अगर ये ठोस है यानी बर्फ है, और ये चला द्रव है यानी पानी है, और ये चला गैस है, ठीक है। एक गुप्त उष्मा क्या कहता है? नामे है कर गुप्ते गुप्त। ये कहता है रे तापमान को कुछ नहीं कहना, चुपे चाप अवस्था बदल देना उष्मा देके। ताप और उष्मा में अंतर है, ताप और उष्मा में अंतर है। चला
ये नहीं पूछता, आज तक नहीं बुझा होगा। हमको लगता है क्लास में भी हाथ उठवाते थे तो एक आध दूगो ही हाथ उठाता था कि ताप और उष्मा में क्या अंतर है। हम एक बात बताते हैं, चला ताप और उष्मा में क्या अंतर है। हम एक टीचर थे IIT खड़गपुर के, उन्होंने हमको बड़े अच्छे से एक बार वहां सेमिनार लगी थी और वो हमको बताया ताप और उष्मा में क्या अंतर। चला फिजिक्स बच्चा को मतलब कहां है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, उसको पता नहीं है, वो जाता है 70 करके आता है और उसका काम नहीं होता है। वो क्या बोलते थे, वो क्या हुआ, एक बार सेमिनार लगा और हम लोग सेमिनार में थे और पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ताप और उष्मा, हीट एंड टेम्परेचर। सर सारे बच्चों ने हाथ उठाया, किसी का आंसर सही नहीं था। उस बूढ़े आदमी को जिनकी उम्र 72 साल थी, उसको जमशेद जी टाटा ने रखा हुआ था टेक्निकल एडवाइजर के रूप में, और वो उठ के आए और एक लाइन बोले। क्या बोले देखो, कहता है जल का प्रवाह स्तर में अंतर के कारण होता है, उसी तरह ऊष्मा का प्रवाह तापमान में अंतर के कारण होता है। ये डिफरेंस है ऊष्मा और ताप में। जैसे हाई लेवल टू लो लेवल, स्तर में अंतर, हाई टू लो, अधिक स्तर से कम स्तर में जल का प्रवाह होता है, अधिक स्तर से कम स्तर में जल का प्रवाह होता है, उसी तरह अधिक तापमान से कम तापमान में ऊष्मा का प्रवाह होता है। यानी स्तर में अंतर के कारण जल का प्रवाह और तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह, स्तर में अंतर के कारण जल का प्रवाह और तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। इसी कारण चला ना, तेरा मास्टरवा खूब पढ़ाता होगा। अब गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारित तत्व कहियो नहीं बुझाएगा। ALP मेंस में 20 को क्वेश्चन पूछ दिया, कथी से, हीट से बनाया कोई क्या, सब को विशिष्ट ऊष्माधारिता को गुप्त ऊष्मा में, और गुप्त ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्माधारिता। मास्टर वो गोंगो, अब बच्चों गोंगो, अब बच्चा जब जते बोरा में, मास्टरवा तो साफे बोरा में चल जाते। अब ध्यान देना, कहता है अगर ठोस को द्रव में बदलना है चला, तो यहां पर लगता है गुप्त ऊष्मा। क्या लगता है चला, गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा कहता है कि अवस्था परिवर्तन हम कर देंगे, गुप्ते गुप्त, तापमान को कुछ नहीं कहेंगे। यानी कहता है वह गुप्त ऊष्मा, वह ऊष्मा जो नियत ताप मतलब चला, अगर यहां 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहां भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहां 10 तो यहीं 10। कहता है वह ऊष्मा जो नियत ताप 10 तो 10 पर अवस्था परिवर्तन करे, उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, ये पूरा डिटेल में पढ़ने का चीज है चला, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। क्यों परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ताप नियत रहता है। और कहेगा ये किसके कारण होता है, तो कहेंगे गुप्त ऊष्मा के कारण। किसके कारण होता है, गुप्त ऊष्मा। कहता है ठोस के पिघलने के दौरान, इसी को पूछेगा, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान स्थिर रहता है, किस ऊष्मा, कौन सी ऊष्मा दी जाती है, तो कहेंगे भैया गुप्त ऊष्मा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान स्थिर रहता है, कौन सी ऊष्मा दी जाती है, कहेंगे गुप्त ऊष्मा। यू विल गेट द आंसर। और नहीं तो तापमान, अब कभी भी अवस्था बदलेगा तो तापमान अपरिवर्तित रहता है, और जो अवस्था बदलने के लिए जो तापमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन अवस्था बदलने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं चला, गुप्त ऊष्मा। एक लाइन तुम खाली लिख लो, गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा जो नियत ताप पर अवस्था परिवर्तित करे, वह ऊष्मा जो नियत ताप पर अवस्था परिवर्तित करे। चला, लेकिन क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रेगुलरली किसी खास टीचर को ही फॉलो कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं हमको फॉलो कीजिए, किसी खास टीचर को फॉलो कीजिए। हम मंडे टू सैटरडे जो ये 7:30 से 8:30 या 8:45 तक डिस्कशन करवाएंगे, उसका संडे को 6 सेट का एक रिवीजन क्लास भी हम ही डालते हैं, अपलोड करते हैं। लाइव नहीं आते हैं संडे को, लेकिन 6 सेट का रिवीजन क्लास हम अपलोड करते हैं। तो वो कब समझ में आएगा, जब ये मंडे टू सैटरडे तुम क्लास रेगुलरली करेगा। हम तरह से पैसा मांग रहे हैं, चला आराम से आप आइए और कीजिए, लेकिन रेगुलर कीजिए। क्यों, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। न तो आज अलाउद्दीन, कल जलालुद्दीन, परसों फखरुद्दीन, और चल जाए बोरुद्दीन, अब मामला हो जाए तो गड़बड़। ई खातिर चला किसी खास टीचर को हमको मत करो, हम नहीं कहते हैं, लेकिन चला हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हमको भी कीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। तो सर वो उष्मा कौन सी उष्मा होगी, गुप्त उष्मा होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चला क्या कह रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं। इसमें चला मामला क्या है, ये क्वेश्चन ओरिजिनल है एकदम, कोई 100% ओरिजिनल, ठीक है। अब कहता क्या है, इसमें तुम कहेगा रे मास्टर बा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एकरा में तू फंसता है। अब बोलो एग्जाम हॉल में नहीं होता, ओहो
जोड़ दे दिए थे, घटाओ देना चाहिए था, तनिए ठोके लिए मिस कर गए। तो चला वहीं तो प्रॉब्लम है। अब देखो है क्या, x डिग्री सी को एकदम आराम से चला। देखो एक ऐसा जुगाड़ बताएंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हमेशा बदलना पड़ता है, न्यूमेरिकल में भी, वो तुमको कभी दिक्कत नहीं करेगा। और न्यूमेरिकल का नोट्स हम अपलोड कर दिए हैं। न्यूमेरिकल का जो नोट्स मेरे पीडीएफ में पहले से है वो नहीं, आज हम पहला नोट्स अपलोड किए हैं रिवीजन करके प्रीवियस ईयर के साथ। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर होगा, जो कल 9 बजे हम लाइव आ रहे हैं। कल 9 बजे से रेगुलर लाइव आ रहे हैं। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहला चैप्टर होगा। एक क्लास कल करके देखो, तेरा पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। कंडीशन सप्लाई क्या करना है, उसको जीरोक्स करवा के तुमको रखना होगा, चाहे 5 टका लगे कि 10 टका लगे। मटेरियल एगो मिल गया है, अब हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये खत्म हो तब तक पूरा का, नहीं तो आधो मटेरियल हम अपलोड कर दें ताकि एक बार में तुम जीरोक्स करवा सको। लेकिन चला अभी उसको जो दिए हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कल 9 बजे हम लाइव आएंगे। मंडे टू फ्राइडे है वो क्लास, 9 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे में लाइव आ रहे हैं न्यूमेरिकल के साथ, चैप्टर वाइज नहीं, फॉर्मूला वाइज। आइए सर उसमें भी अब है ना देखो की जुगाड़ है। x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है ना, तो मास्टरवा कहेगा क्या, x प्लस 273 केल्विन कर दूं। अगर x केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो वो कहेगा क्या करो, तो x माइनस 273 डिग्री सी कर दो। ये मास्टरवा लिखा देगा। एग्जाम हॉल में जब तुम जाएगा ना तो तेरा पते नहीं चलेगा जोड़ें कि घटाएं, क्योंकि एक ऑप्शन जोड़ भी दिया रहेगा, एक ऑप्शन घटाएं भी दिया रहेगा 273 में। चला हम हर बार बोलते हैं 2 करोड़ 40 लाख 1,35,000, कहीं ना कहीं झोल है। तुमको ही दोनों दे देगा, जोड़े भी या घटाएं भी। तू चल जब चला बोरा में, तू बोरा में से बच कहीं कैसे। सी का ध्यान देना, x डिग्री सी को केल्विन में बदलना है तो प्लस 273, और केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो माइनस 273। हम तेरा एगो सिंपल सा बात बताते हैं, एबीसीडी में सी के पोजीशन कितने कितने चला, सी के पोजीशन कितने, तो हम कहेंगे 3, ए बी और सी। तो सी के पोजीशन कितने 3, और के के पोजीशन कितने रे चला, के के पोजीशन 11, के 11 में पोजीशन पर न चला। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, के कितने पोजीशन 11। तो के 11 तो नहीं याद रहे तो 2 गो लाठी है, तो एकरो में 2 गो लाठी लगा दो। अब चला हमको ये बताओ, अगर 3 टका, टका में समझो 3 टका, एकदम ईश्वर हम सब जानता है, पढ़ाता सब है, जुगाड़ मेरा मानना है सर। साइंस मतलब जुगाड़। साइंस तो तबे मास्टरबा ठीक पढ़ा रहा है जब ओकर क्वेश्चन बनवा देगा, पढ़ाने से नहीं होगा। जे बेसिक पढ़ा रहा है ना उतना बेवकूफ बना रहा है। देखो कैसे 3 टका को 11 टका में बदलना है। चला 3 टका से 11 टका में जाना है, 3 टका तुम्हारे पास है, 11 टका में जाना है तो जोड़ देंगे। और तुमको चला 11 टका से 3 टका में आना है, 11 टका था 3 टका करना है तो घटा देंगे। 3 टका था 11 टका करना है तो जोड़ देंगे। तुम गौर से देखो, सी का वैल्यू 3 है, के का वैल्यू 11 है, के का वैल्यू कितना है चला 11। 3 टका से 11 टका में जाएंगे तो जोड़ देंगे, और 11 टका से सी का वैल्यू 3 है, 3 में टका में जाएंगे तो घटा देंगे। अब बोलो मास्टरबा कैसे, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, सी से के में जाना है, तो कहेंगे 3 टका से 11 टका में जाना है, तो 3 टका से 11 टका में जाना है। चला 3 टका से 11 टका में, 3 टका से 11 टका में जाना है तो की करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो मार देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कभी झोल होगा, चला जोड़ें कि घटाएं, कहेगा सेल्सियस से केल्विन, सेल्सियस 3 केल्विन 11, 3 टका से 11 टका में जाएंगे जोड़ देंगे, और कहेगा केल्विन से सेल्सियस, तो केल्विन 11 सेल्सियस 3, 11 टका से 3 टका में आएंगे तो घटा देंगे। जल्दी से लिख लो, अगला तू बनाएगा, जल्दी लिख। हम लिखने के लिए भी टाइम देंगे, इसलिए कि हम सॉल्यूशन नहीं देंगे। सॉल्यूशन देंगे तो कितना पढ़ेगा हमको पता है भाई मेरा।
हेलो हेलो हेलो। हम तू भी जानता होगा चला कि सब चैनल पे बोवाने से क्या होता है, इसलिए किसी खास ही जगह पे शिफ्ट करो और उसी को फॉलो करो। ये हम इसीलिए तुमसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, हमको छोड़ दो, लेकिन जहां जाना है वहीं जाओ तुम। तरंग क्या है? तरंग दो प्रकार का होता है। देखो जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देखेंगे, अनुदैर्ध्य और चला अनुप्रस्थ। देखो इसमें जुगाड़ क्या है, लड़का ना इसको खूब पढ़ता है, फलना अनुदैर्ध्य है चिलना अनुप्रस्थ है, फलना अनुदैर्ध्य है चिलना अनुप्रस्थ है, खूब पढ़ता है। एग्जाम हॉल में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में घुस जाता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में घुस जाता है। तोरा हम बचा लेंगे, बोलो कैसे? अनुदैर्ध्य बोले तो इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ बोले तो ट्रांसवर्स। अब अनुदैर्ध्य का मतलब होता है चला सीधा, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है चला टेढ़ा मेढ़ा। इसका एग्जाम्पल एकमात्र है चला ध्वनि, और इसके एग्जाम्पल में तोरा कुछ पूछ देगा ना ध्वनि के अलावे, ध्वनि के अलावे। लेकिन सर इसमें एक और अब जो है, पहले क्या पूछता था ध्वनि, अब इसमें एगो चीज और पूछ दिया है स्प्रिंग, अब जोड़ दिया। ये सब नहीं है, लूसेंट फूसेंट सब पलट के देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। स्प्रिंग को दबा के छोड़ेंगे चला, ऐसे दबा देंगे, अब दबा के छोड़ेंगे तो सीधा आएगा। कभी ऐसा होगा कि स्प्रिंग को ऐसे दबा दिए, स्प्रिंग ऐसे ऐसे आ रहा है, स्प्रिंग ऐसे दबाइएगा, दबा के छोड़िएगा, सीधा आएगा। सीधा आएगा तो सर स्प्रिंग सीधा। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, 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 अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। तो इसमें ध्वनि हो गया, स्प्रिंग हो गया। उसके बाद आ जाइए आप विस्फोट। चला रे कहीं पर विस्फोट करा देना, विस्फोट करा देना, कहेगा विस्फोट हो गया, तो विस्फोट होगा तो ऐसा है, विस्फोट होने के बाद कण जो है ऐसे ऐसे करके जाएगा। विस्फोट होगा तो जो भी कण उसमें होगा वो ऐसे सीधे भागेगा, तो सीधे भागेगा तो अनुदैर्ध्य होगा। ये दो अलग से जोड़ लो तुम। यानी अगर हम कह दें, ध्यान देना, अगर हम कह दें चला, अगर हम कह दें कि देखो ध्यान देना, अगर 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 हम कहें तो ये तुमको ध्वनि, स्प्रिंग और विस्फोट, यानी इसको यहां भी जोड़ लो तो ये कहेंगे हम ध्वनि स्प्रिंग, ध्यान देना, ध्वनि स्प्रिंग और विस्फोट के अलावे, विस्फोट के अलावे, ध्यान देना, ध्वनि एकदम आराम से चला है, इतना आसान नहीं है साइंस की, तू पढ़ ले। एकरा में 30 गो क्वेश्चन है, हम बताते हैं। देखो कैसे ध्वनि स्प्रिंग, और स्प्रिंग जब भी दबाएंगे छोड़ेंगे ऐसे ऐसे करेगा, इसका मतलब सीधा होगा, और सीधा होगा तो ये सीधा होगा तो अनुदैर्ध्य होगा। विस्फोट होगा तो कोई भी कण सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो ये अनुदैर्ध्य होगा। इसके अलावा कुछ भी पूछे, आप देखो क्या क्या पूछेगा, कहेगा प्रकाश तरंग, कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, फलना, चिलना, ढकेलना, अल्हुआ, बकरी, बिलाई, कुछ पूछ देगा तो कहेंगे अनुप्रस्थ। तो सब बन गए कि नहीं? देख लो, फिर समझाते हैं। स्प्रिंग ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, स्प्रिंग ऐसे मारेंगे ऐसे ऐसे करेगा, विस्फोट एकदम सीधा होगा इसलिए अनुदैर्ध्य है। इसके अलावा कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, कुछ पूछेगा चला तो अनुप्रस्थ होगा। क्लियर? अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से, सब क्वेश्चन अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ का बन जाएगा। इतने पढ़ना है। ये नया दूगो इस बार बोर्ड ने जोड़ा है, लेकिन ये चला तब ना मास्टर को पता चलेगा जब मास्टर वह खुद पढ़ेगा, नहीं तो चला मास्टर को किसी शर्त पे पता नहीं चलेगा। जल्दी से लिख, हम लिखने के लिए भी टाइम देंगे ताकि तुमको क्लास वाला फीलिंग्स है, उन नोट्स वाले के पढ़ने वाला फीलिंग्स हम तुरंत नहीं देंगे चला। और हम जानते हैं तुम नोट्स लेके कितना पढ़ता है, वो पीडीएफ ले लेके। चला रे अगले में चलते हैं, जल्दी कर, जल्दी कर चला, जल्दी। द नेक्स्ट वन इज, अगला अब बता, किसी विस्फोट, जब ये विस्फोट कहेगा वो सीधा होगा, सीधा मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। वैसे किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली तरंगे, समुद्र के तल पर जो तरंग बनती है वो ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे मतलब हो गया चला अनुप्रस्थ। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर समुद्र के तल पर कहेगा, ध्यान देना, समुद्र के तल पर, समुद्र के अनुप्रस्थ बोले तो चला ऐसा,
अनुदैर्ध्य बोले तो चला ऐसा। तो कहते हैं समुद्र के तल पर अगर कहेगा तो समुद्र के तल पर चला ऐसे ऐसे होता है, तो ऐसे ऐसे होगा तो अनुप्रस्थ होगा। देखो आंसर तनिए ठो तो बदलना है लैंग्वेज। और जब ये विस्फोट होगा तो विस्फोट होगा तो सीधे भागे, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। तनिए के झोल है चला। अगर कहेगा समुद्र में विस्फोट, समुद्र, ध्यान देना चला, समुद्र 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 में विस्फोट, अगर कह देगा समुद्र में विस्फोट तो समुद्र में विस्फोट कह देगा चला, तो ये हो जाएगा विस्फोट मतलब सीधा, तो ये हो जाएगा चला अनुदैर्ध्य। विस्फोट मतलब सीधा, तो ये हो जाए तो चला अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब विस्फोट मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, 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 और अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा। तो कहते हैं समुद्र के तल पर ऐसे ऐसे जाएगा, समुद्र के तल पर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, इसका मतलब अनुप्रस्थ होगा। लेकिन जब ये विस्फोट लगा दिया मतलब सीधे जाएगा, और सीधे जाएगा चला तो अनुदैर्ध्य होगा। कोई भी चीज में विस्फोट लगा देंगे तो सीधे जाएगा। और नॉर्मल समुद्र के तल पर होगा तो सर टेढ़ा मेढ़ा होगा, तब अनुप्रस्थ हो जाएगा। अब आंसर कह रहा है विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है सीधी, अनुदैर्ध्य। राइट इट डाउन। अगला 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 अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यही सब सर वो क्वेश्चन है जो आपको उस दुनिया में ले जाएगा जिस दुनिया में आपको आपके मम्मी पापा भेजना चाहते हैं। कहता है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा, ये चला नहीं क्वेश्चन में, पता नहीं बच्चा काहे फंस रहा है। ये न्यूमेरिकल अभी खूब पूछ रहा है, और न्यूमेरिकल में बच्चा खूब फंस रहा है। अब बच्चा फंस काहे रहा है, हम बताते हैं काहे। देखो हमको एक बात बताओ, हम लोग जो कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी ना 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, ध्यान देना, एकदम सिंपल लॉजिक बताते हैं, थोड़ा क्वेश्चन से निकल जाएगा तुम, ये मेरी गारंटी है। ये नहीं, और भी क्वेश्चन है, बना के देखना तू निकल जाएगा। कहता है 100 किलोमीटर पर आवर के गति से हम गाड़ी चला, पूरा फुकले हैं। तो एक मेरा घर है 200 किलोमीटर, मान लेते हैं चला मेरा घर है 200 किलोमीटर। अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की गति से चला रहे, पर आवर का मतलब हुआ कि हम 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाएंगे। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में 100 किलोमीटर। अगर कह दे 20 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 1 सेकेंड में 20 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटा में 100 किलोमीटर। तो सर अगर 200 किलोमीटर जाना है इस गाड़ी से तो हम 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर हम चला रहे हैं और 200 किलोमीटर चलना है तो 2 घंटा। अब वही तो सवाल है, कहता है ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकेंड है, ये दे दिया है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगाएगा, हमको ये बताओ चला। 700 मीटर पर सेकेंड मान लो तुम्हारे गाड़ी की गति है, या इसी को क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ध्वनि की गति है, कितना किलोमीटर पर सेकेंड। 700 किलोमीटर पर सेकेंड तुम्हारे गाड़ी की गति है, ठीक है। 700 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हमको जाना है चला 7 किलोमीटर। तब कैसे जाएंगे? 7 किलोमीटर बोले तो 7,000 मीटर। ध्यान देना, 700 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चला रहा है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर बोले तो 7,000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? अगर 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो 200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा। वैसे ही 700 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं तो 7,000 मीटर जाने में कितना समय? एकदम सिंपल है, 100 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में चल रहे हैं 700 मीटर, तो 100 गुना 7,000 मीटर चलने में कितना सेकंड? तो 100 सेकंड। आंसर 100 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, यानी 200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा। 700 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं तो 7,000 मीटर जाने में कितना? 100 सेकंड। आंसर क्लियर? 100 सेकंड लगेगा नहीं चला। 700 गुना 100, चला 700 मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, हमको 7,000 मीटर चलना है। या ओकरो में तोरा अगर लगे कि कह रहा है कितना समय लगेगा, तो एकदम सिंपल तुम लगा सकता है चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर निकाल दोगे। समय बराबर, देखना मेरा जोड़ घटाव बड़ी गड़बड़ है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमको दे दिया है, दूरी कितना है चला 7,000, देखना जोड़ घटाव मर्तनी गड़बड़ है।
और चाल कितना है 700, एक से निकाल लो, ई 20 चल गलो तो 7 से कट गलो तो 10 हो गलो, यानी 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हम गलती मार रहे थे, हमारे जोड़ घटाव गलती है, चला बहुत दिन हो गया है मैथ में नहीं पढ़ते हैं, तो एकदम सिंपल एकरा में ई गो अगर तुरा नहीं समझ में आए तो सीधा लगा ना है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी तुमको दिया हुआ है 7000 और चाल तुमको दिया है 700। कंडीशन सप्लाई, ये अगर मीटर पर सेकंड में है तो 7 किलोमीटर को मीटर में बदल देना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तुम लोग इतना मैथ तो हर गड़बड़ नहीं है, तू बना लेगा, हमको पता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चला अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पर ये रहा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व थे? देखो चला 4 आदमी इस पर काम किया, ठीक है। चला 4 आदमी इस पर, डोबेरिनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने और मोस्ले ने। पीरियोडिक टेबल पर सर इन 4 लोगों ने काम किया। अरे 8300 8400 सर याद या मां कसम, अब तो तोरा हम चुम्मा देने का मन कर रहा है, ठीक ना। लेकिन जितना भी लड़का है मां कसम सही में बता नहीं सकते हैं कितना प्यार हम तुमको करने लगे हैं, और तू पहले से हमको इतना प्यार करता था ये हमको पता नहीं था। सर सत नमन है, गौर फरमाइएगा। कहते हैं जब मेंडलीफ ने अपना कार्य, देखो काम के क्या किया पीरियोडिक टेबल पर, है 4 आदमी था, एक कोई काम धंधा नहीं था, यही काम किया पीरियोडिक टेबल पर। ये डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोस्ले। अब सर पीरियोडिक टेबल भी अच्छे से पढ़ने का चीज है। अब उस जमाना चला गया जब तुम पीरियोडिक टेबल छोटा मोटा पढ़ के चल जाता था, बड़ा गड़बड़ जमाना आ गया है। कहते हैं डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और मोस्ले। चला कल हम एक जगह हमको जाना है, वैसे वहीं पर हम क्लास अरेंज कर दिए हैं, दिल्ली जाना है हमको, दिल्ली का फ्लाइट है। कल हम इटमे भी जाएंगे, और अगर हम कल जाएंगे वहां मेरा क्लास लाइव अरेंज कर दिया गया है। लेकिन अगर सर हम दिल्ली जाएंगे, बहुत जरूरी काम है, वैसे हम कोशिश करेंगे कि यहीं से हो जाए। अगर हम चले गए तो वहां से लाइव होंगे, ठीक है। किसी कारणवश नहीं हो पाए तो सोचो एकदम अति हो जाएगा, हमारा ककरो पैरों पकड़ना पड़ेगा तो पकड़ के लाइव हो जाएंगे। लेकिन अगर अति हो गया नहीं हो पाए तो माफ करना, वैसे 99.9% चांस है कि लाइव आएंगे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ ना हो। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया, हमने कहा 4 लोग, डोबेरिनर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोस्ले। पहले डोबेरिनर ने 1829 में किया, उसके बाद 1863 में न्यूलैंड ने किया, मेंडलीफ ने 1869 में और मोस्ले ने 1913 में। ये ट्राइड नियम लाया था, ये ऑक्टेव रूल लाया था, ये एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार पर काम किया था, और ये एटॉमिक नंबर पर काम किया था। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या का कोई माई बाप नहीं था, डोबेरिनर उल्टा पुल्टा सजाया था। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, मेंडलीफ के समय 63 और मोस्ले के समय 114। 56, 63, 114, 56 न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोस्ले, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोस्ले, न्यूलैंड, मेंडलीफ, मोस्ले। 56, 63, 114, 56, 63, 114, धीरे धीरे बढ़ ले गया। इसको तो पता नहीं था कितना तत्व है, एकरा पता चला तो कहा 56, एकरा फिर और खोजा तो ई कहा हो 63 गो है और है, ई और खोजा तो 114 है, ई खोजा था अब तो 4-5 गो और बढ़ गया, 118 हो गया। तो चला बता आंसर की होगा। आइए इसको पूरा लिख लो, तो तोरा ईस्वी भी याद, नाम भी याद हुआ, ईस्वी भी याद हुआ, ट्राइड का नियम, नाम ईस्वी नियम संख्या, नाम ईस्वी नियम संख्या, नाम ईस्वी नियम संख्या। ये अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट हम न्यूमेरिकल में किए हैं। चला ऐसा अरेंजमेंट किए हैं कि न्यूमेरिकल कुत्तों को बुझा जाएगा। कल 9 बजे सर उसको लेकर हम लाइव आ रहे हैं। तो सर आंसर बता दीजिए। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया, तो मेंडलीफ चचा ने जब काम शुरू किया तो 63, यू विल गेट द आंसर। नहीं दिल्ली जा रहे हैं इसका मतलब दिख नहीं गए हैं। देखो ये गंदा बात मत बोलो, कहता दिल्ली जा रहे हैं लगता है दिख गए का। ए भाई दिखे नहीं है, तेरा प्यार है तू समझ ले, इसके जाको कोई खरीद नहीं सकता है। इतना जुबान देते हैं, तू अगर प्यार दिया है हमको तो उसके लिए इसके जाको कोई खरीद नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये तू अपने जुबान में इधर डाल ले, बिकाऊ नहीं है। चला ठीक ना, जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह लेंगे, जितना दुख है सह लेंगे, लेकिन मेरे को कोई खरीद नहीं सकता है, दिमाग से निकाल दो। चला
दिल्ली जा रहे था। देखो चला, ये जो मोस्ले था, ये नए तत्व के बारे में नहीं बताया था, नए तत्व के बारे में मेंडलीफ ने बताया था। मेंडलीफ कहा था कि नए तत्वों के लिए देखो ये बहुत जगह स्थान छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया, यहां छोड़ दिया। ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, यहां 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 यहां, केमिस्ट्री भी तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। चला, ये सब जगह पर उन्होंने स्थान छोड़ दिया, ये मेंडलीफ ने छोड़ा था। मेंडलीफ का 4 बात तुमको याद रखना चाहिए। मेंडलीफ पहले हमने कहा, अभी जस्ट पहले डोबेरिनर, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीफ, फिर मोस्ले। अभी हम लोग पढ़ते हैं मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी। अब यहां आओगे तो कहता है किसने छोड़ा था, किसने खोज के लिए प्रेरित किया था। तो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के गुण क्या क्या थे, सारे उपलब्ध, जो भी उस टाइम उपलब्ध तत्व था, कितना था 63, उस सब को सजा दिया था। कुछ खाली स्थान छोड़ा, जब भी खोज हो उस खाली स्थान में लिखा जा सके। ये जो खाली स्थान छोड़ा, कहा जब भी खोज होगा तो यहां रख देंगे। उसके बाद जब अक्रिय गैस की खोज हुई, ये अक्रिय गैस को देखो, ये टेबल को यहां से इधर, इसका टेबल था, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अक्रिय गैस को यहां दाईं ओर रख दिया, यहां हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो कहते हैं जब अक्रिय गैस की खोज हुई तो बिना पीरियोडिक टेबल को बाधित किए हुए बाईं ओर इस ओर रख दिया गया। और कहता है इसके आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। पूछा है, चला एक जरूर याद रखना कि कहेगा कि बाद में पीरियोडिक टेबल में किसको शामिल किया गया, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में किसको शामिल किया गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इसी का दूसरा नाम इक्का एल्युमिनियम, इक्का गैलियम रखा गया। अगला हम स्लाइड उससे वही बताएंगे। फिर से समझो, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। उसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। उसने बहुत सारा खाली जगह छोड़ा जिसमें तत्व आ सकते थे, जिसमें तत्व आ सकते, और कोई नहीं छोड़ा था, सिर्फ मेंडलीफ। मोस्ले तो जितना तत्व था आधुनिक आवर्त सारणी में सबको सजा दिया। और उसने क्या किया, अक्रिय गैस को बाईं ओर सजा दिया। मेंडलीफ ने अक्रिय गैस को बाईं ओर सजा दिया और स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में शामिल किया। अब बाद में क्या शामिल किया, तो एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नए खोज के लिए प्रेरित किया, मेंडलीफ ने। किसने खाली जगह छोड़ा, मेंडलीफ ने। न्यूलैंड ने क्या किया, इसने ऑक्टेट रूल दिया, ऑक्टेव रूल दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया सर, ऑक्टेव रूल दिया। डोबेरिनर ने क्या किया सर, तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने क्या किया, तिर्यक नियम दिया। मोस्ले ने क्या किया, चला आधुनिक आवर्त सारणी। सब पूछा है, हमको तो लगता है 25 बार पूछा है। एक बार पलट के देखना, आधुनिक आवर्त सारणी फिर से देख लो। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया, डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, मेंडलीफ तो परमाणु भार के आधार पर सजाया, परमाणु भार के आधार पर सजाया, सारे उपलब्ध तत्वों को ही सजाया, लेकिन खाली जगह भी छोड़ा, अक्रिय गैस को इस ओर लिख दिया। तब आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। अगला देखो, चला ये हम बोल रहे थे यूट्यूब एसके चैनल पे आप सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप लाइव पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा, एस अलग है, के अलग है, झा पीडीएफ, इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और यहां पर मेरा सारा पीडीएफ डेली का अपलोड हो जाता है, इस टेस्ट का भी 3, 4, 5 बजे तक अपलोड हो जाता है, जिसको आप पहले से बना के रखेंगे। और डेली लाइव मंडे टू फ्राइडे हम आ रहे हैं 9 से 10 में, न्यूमेरिकल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप आ सकते हैं। सर देखिए, हमने कहा सर इसका नाम पूछता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नाम गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम ये है। वैसे इक्का बहुत सारा, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, इक्का मैंगनीज, ट्राई मैंगनीज वगैरह वगैरह ढेरी है, लेकिन इस सब को नहीं पढ़ना है, एकरा काट दो, एकरा नहीं पढ़ना है। लेकिन चला एकरा पढ़ना पड़ेगा। इक्का एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है, तो कहेगा गैलियम। कहेगा इक्का बोरोन को क्या कहा जाता है, स्कैंडियम। कहेगा इक्का सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, जर्मेनियम। ये तीनों जल्दी से लिख लो, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तीनों को बहुत बार पूछा है, जल्दी से लिख लो। चला लिख लिया, लिख लिए। इक्का एल्युमिनियम, गैलियम, इक्का बोरोन सर, स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगला कहता है चला कि अरे यार बढ़ता है घटता इसी में काम हो जाएगा। बाद बाकी दोनों ऑप्शन तुम लोग देखना, तुम्हारे पास होगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार। चला रे एगो तो हम जुगाड़ बताते हैं। देखो जुगाड़ क्या है, आकार प्रकार के मामले खत्म है। तुमको क्या क्या पूछेगा, एगो पूछेगा आवर्त में,
ध्यान देना। एगो पूछेगा चला आवर्त में, एगो ऐसा जुगाड़ देंगे 6 गो क्वेश्चन तोरा खट से बन जाएगा। आवर्त और एक वर्ग, ये पूछेगा चला इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये हुआ पहला। दूसरा पूछेगा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता। तीसरा पूछेगा आयनन विभव। देखो आवर्त ऐसे होता है, वर्ग ऐसे होता है। तो आवर्त में इधर से इधर जाते हैं, अब वर्ग में इधर से इधर आते हैं। तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है। आवर्त में जब भी जाएंगे, चला ध्यान देना, आवर्त में जब भी जाएंगे चला लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। वर्ग में जब भी जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे। तो चला जब लेफ्ट टू राइट जाएगा मतलब इधर से इधर, और वर्ग में ऊपर से नीचे। तो चला अब आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, तो ये तीनों ने चला। ये आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो ये बढ़ता, ये भी बढ़ता, इसका भी स्पेलिंग ये भी बढ़ता। ध्यान देना, ये भी चला बढ़ता। देखो 6 क्वेश्चन कैसे बनता है। और यहां वर्ग में आओगे तो वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, तो घटता, ई भी घटता, ई भी घटता। ध्यान दो, हम कैसे याद करने के लिए तुमको बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव। इस आवर्त में लेफ्ट टू राइट, वर्ग में टॉप टू बॉटम, यही पूछता है। तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता घटता घटता। अब एगो जो तुम्हारा प्रश्न है वो है चौथा, और वो पूछता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या इस सर क्या होता है? परमाणु त्रिज्या उल्टा होता है, घटता, ई हो जाता है बढ़ता। हम इसको कैसे याद रखे हुए? हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो ये बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता। लेकिन परमाणु त्रिज्या उल्टा होता है, इसका स्पेलिंग बड़ा है तो घट जाएगा, इसका स्पेलिंग छोटा है तो बढ़ जाएगा। ये टेबल याद कर लो, 4 दूनी 8 तो हर काम हो जातो। 4 दूनी 8 क्वेश्चन चला तो हर बन जतो, और भी बिना किसी डाउट के। कंडीशन अप्लाई कि तुमको हर हाल में चला इसको एक टेबलाइज करके पढ़ना होगा। इसको जल्दी से टेबलाइज कर लीजिए, जल्दी से लिख लो। चला तो हर बेड़ा पार लगाने का जिम्मेवारी हम, और लेकिन बॉल कैसे मत न्यूटन अपने से पढ़, पूछ तो हो लेकिन हम पढ़े वो नहीं, क्योंकि वो चला हम जानते हैं। तो इतना तो कम से कम तू है कि गांव में अगर 10 गो बच्चा होता है तो उसमें 1 2 इस पोजीशन पर पहुंचता है कि कंपटीशन का तैयारी कर सके। इसलिए मैं तुम्हारा दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए तुम जानते हो कि बल कैसे मत न्यूटन तोरा आता है। अगला चला, हेने आ जाओ। कहता सोडियम और सेर, ये लिख लिया होगा हमको लगता है, ऐसा अंदाजा है। जो नहीं लिखा है जल्दी से लिख लो, क्योंकि कहेगा कि नहीं तब फिर लिखने के लिए मास्टर टाइम नहीं देता है, हम पूरा टाइम देंगे। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर 10 मिनट ज्यादा हो जाता है, 15 मिनट। हमको समझ में नहीं आता, तो पढ़ने आता है कि मिनट गिन रहा है। हमको बोलो शॉर्टकट बल कैसा मतलब न्यूटन 4 गो क्वेश्चन सेट कर देंगे, 20 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। जब दिमाग को समझा लेना है कि आज हम पढ़ लिए, चाहे पढ़े या नहीं पढ़े, इससे थोड़े होता है। चला अगला, कहता है सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार। ये देखो सोडियम है, चला क्लोरीन की ओर जा रहे हैं इधर, यानी आवर्त में जा रहे हैं इधर से इधर। तो परमाणु का आकार यानी परमाणु त्रिज्या, आवर्त में का स्पेलिंग बड़ा है तो बढ़ता है वो तीनों, अब परमाणु त्रिज्या घटता है तो आंसर मार देंगे घटता है। जैसे कहेगा सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर, तो सोडियम यहां है, क्लोरीन यहां है, इधर की ओर गए आवर्त में, आवर्त में गए तो चला परमाणु का आकार। हम बोले तो वो तीनों विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो बढ़ता है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता है। लेकिन परमाणु त्रिज्या उल्टा होता है, तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो घट जाएगा, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। बाद बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत है, देख लेना। अगला अगला रे अगला चला तुम्हारे सामने ये रहा। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया था। देखो पहले विद्युत बल्ब को निर्वात रखा जाता था, कुछ नहीं भरा जाता था, कुछ नहीं भरा जाता था, खट से फ्यूज हो जाता था निर्वात में, क्योंकि 100% निर्वात मतलब वैक्यूम, मतलब हवा को नहीं हटाया जा सकता था। कोई भी चीज हवा की उपस्थिति में जलता है,
और विद्युत बल्ब का फिलामेंट अगर जल जाएगा तो हवा की उपस्थिति में जल जाएगा। हवा की, ये देखो चला हमारे पास फिलामेंटो है, ये है, ये मान लो ये जो बल्ब है चला, ये अभी का बल्ब है, इसमें नाइट्रोजन भरा हुआ है। पहले ये नाइट्रोजन एकरा अंदर नहीं रहता था, एकरा अंदर क्या करता था, सब हवा को निकाल देता था। थ्योरी ये है कि हवा रहेगा तो जलेगा, हवा नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। जैसे मोमबत्ती कहीं पर जल रहा है, एगो ढकना से ढक दो तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि हवा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। इससे हवा निकाल देता था तो फिलामेंट में आग नहीं लगता था, लेकिन कुछ ना कुछ हवा रह ही जाता था, इसलिए जल्दी फ्यूज होता था। तो क्या किया गया, हवा को हटा के इसमें हम नाइट्रोजन भर दिया गया। नाइट्रोजन कहता है हम ना जलने नहीं देंगे किसी भी शर्त पे। तो पहले जो ये जल जाता था, अब ये नहीं जलता है, अब ये वाला बल्ब है। कहता है नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों, यह हवा से हल्का होता है, यह बल्ब को रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, दहन को सपोर्ट नहीं करता, ये दहन को सपोर्ट नहीं करता, ये दहन को सपोर्ट कर देगा तो जल न जाता, ये दहन को सपोर्ट नहीं करता, ये कहता हम जलने नहीं देंगे। The write it down. The next one is, सर यहां जरूरी नहीं नाइट्रोजन, देखो यही चला एक्सपीरियंस है, गौर फरमाओगे तो समझा देंगे हम, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए चला पढ़ने के लिए, कुदुक फुदुक से नहीं होगा। यहां चला क्या होगा, नाइट्रोजन के जगह पर क्या देगा, नाइट्रोजन के जगह पर देगा चला आर्गन भी दे सकता है, कि आर्गन का प्रयोग विद्युतीय बल्बों में क्यों किया जाता है, तो कहेंगे वही, यह दहन को सपोर्ट नहीं करता। एगो कभी कभी जीवन काल का क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है चला, ये तोरा कोई नहीं पढ़ाएगा लेकिन क्वेश्चन है, गौर फरमा, तुम कहेगा तुम ही एगो काबिल है। सर काबिल नहीं है सर, आपके लिए मेहनत करने की कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन, क्योंकि सर आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। जीवन काल कहेगा किसका ज्यादा है, तो कहेंगे नाइट्रोजन भरेंगे तो जीवन काल ज्यादा, आर्गन भरेंगे तो उससे कम। अगर उससे भी कम कह दोगे, उससे भी कम कह दोगे तो कहेंगे निर्वात, निर्वात का जीवन काल सबसे कम होगा। उससे भी कम कह दोगे चला तो कहेंगे हवा, उससे भी कम कह दोगे तो कहेंगे हवा, उससे भी कम कहेंगे तो क्या कहेंगे चला, हवा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। सबसे अधिक जीवन काल होगा जब नाइट्रोजन, उससे कम आर्गन, उससे कम निर्वात, उससे कम हवा। जल्दी लीड। नाइट्रोजन आर्गन पूछता है, बच्चा को पता ही नहीं चलता है, मारेंगे क्या। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये नाइट लिख लिया, लिख लिया रे, हे रे भाई हमर सोना हमर, चला हम थक नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सॉलिड जाएगा, ना तो पता करेंगे चल जब बोरा में, इसलिए एकदम आराम से हम ऐसे ऐसे नाचने लगेंगे तेरा बड़ा बढ़िया लगेगा। क्यों, क्योंकि तेरा नाच देखने में बड़ी मजा आता है। वो हम लोग वीडियो देख रहा होगा और नीचे में आ रहा होगा, अकेले में देखें, कहेगा है कि पढ़ लिख कर रहे हैं, अकेले में देखें। तो चला अकेले में फिर कुछ करना है कि नहीं करना है, कि खाली अभी अकेले में देखने हैं, मामला हो जाए तो गड़बड़। ये खातिर चला ये सब काम नहीं करना है, की करना है, पढ़ना है। कहता है देखो तो है क्वेश्चन, है ने कहेगा फास्फोरस की परमाणुकता, परमाणुकता क्या है चला, जैसे तत्व, ध्यान देना, तत्व परमाणुकता, तत्व परमाणुकता, एकदम आराम से चला। ऑक्सीजन है तो 2 होगा, जय गो रहेगा तय गो परमाणुकता। O3 है तो 3 होगा, N2 है चला तो 2 होगा, हीलियम अकेले होता है तो इसकी परमाणुकता 1 होगी। जल्दी से लिख लो, जाएगो रहेगा उतने परमाणुकता, एकदम सिंपल वाला बात, जाएगो रहेगा उतने परमाणुकता। लिख लिया। अब देखो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, तो सर फास्फोरस 2 प्रकार के, एगो रेड फास्फोरस, एगो व्हाइट फास्फोरस, यानी लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को येलो यानी पीला फास्फोरस कहते हैं। अब यहां चला गड़बड़ की करता है बच्चा कि सफेद रेड फास्फोरस का P4 होता है और व्हाइट को येलो कहता है। लड़का कभी कभी रेड को ही कहने लगता है रेड फास्फोरस और येलो फास्फोरस, नहीं चला। हमको ये बताओ, लाल को कभी कुछ भी करके तो पीला कर सकता है, अगर में डाउट हम तो क्लियर करते हैं, कभी डाउट नहीं होगा। लाल को रेड फास्फोरस है, लाल फास्फोरस, इसको कभी पीला कर सकता है कोई? लाल शर्ट पहन ले हैं क्या तो पीला कर देगा, कोई कर सकता है क्या? लेकिन अगर सफेद शर्ट पहन ले हैं तो पीला हो जाएगा। पूछो सर, निकाल के लगा लो, जब भोरे भोर निकालते हो ओकरे लेके ऐसे निकाल लगा लो, पीला हो जाएगा। पियर का रंग लगा लो, पीला हो जाएगा। लेकिन ललका पे कितनों रंग चढ़ा दो तो पीला होगा। इसका मतलब श्वेत ही पीला हो सकता है,
श्वेत ही पीला हो सकता है, लाल कभी पीला नहीं होगा। तो एकरा में डाउट मत रखना। श्वेत लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस का दूसरा नाम पीला फास्फोरस है, क्योंकि श्वेत को जब जलाइएगा तो पीला लौ देता है। अब एक फॉर्मूला होता है P4, एक फॉर्मूला होता है P2। अब यहां मामला फंस गया। कहिएगा फास्फोरस की परमाणुकता, तो कहिएगा 4 है तो 4 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए। अब दोनों है, चला देखो चतुर्थ परमाणुकता भी है, द्विपरमाणुकता भी है, लेकिन सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ परमाणुकता। क्यों? क्योंकि ये पहला ऑप्शन होगा आपका और ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि फास्फोरस हमेशा लगभग लाल फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, इसीलिए P4 होगा। ये स्टेबल भी होता है, इसलिए आपका आंसर C होगा। और C नहीं होगा तब B होगा। लिख लो ये फर्स्ट आंसर और ये सेकेंड आंसर, जल्दी से लिख लो। व्हाइट और येलो में तुम कभी भी धोखा मत खाना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो गया? एकदम आराम से चला। बी कंफर्टेबल, बी काम। लड़का लिख रहा है पटना में सर हम कहां से क्लास लेने। एक छोटी सी झोपड़ी है सर, कोशिश कर रहे थे कि बना लेंगे, लेकिन कोरोना आ गया। 7-8 महीना से बेरोजगार थे तो बन नहीं पाए। इसलिए कोई बोलता है कि घर पे आ रहे हैं तो हम बोलते हैं भाई मत आ मेरे घर पे, क्योंकि आएगा तुम देख लेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा कहां हम रह रहे हैं। ये बोर्डे तक चला ठीक है, ये बोर्ड के बाद देखने लायक नहीं है, ठीक ना? क्योंकि चला लगभग 7-8 महीना से तो समझ ही रहा होगा, लगभग टीचर और क्लास सब कुछ बंद है सभी लोगों का। अगला 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 देखो, चला एकदम सिंपल है। निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है? तोरा देखो की करना है, हम बताते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब एक ट्यूब होता है, ऐसा होता है। सीसा जो तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है वो इस कदर होता है। फुलरीन ऐसा होता है फुटबॉल के समान। हीरा ऐसा होता है। तोरा नहीं याद रहे ना तो फू से फुलरीन और फू से फुटबॉल, ये तो कितना सिंपल है। फू से फुलरीन और फू से फुटबॉल, फू से फुलरीन और फू से फुटबॉल, फू से फुलरीन और फू से फुटबॉल। अब गौर फरमाओ, निम्न में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब। अब ग्लोब बोले तो ऐसा, ऐसा बोले तो फुटबॉल, ऐसा बोले तो फुलरीन, फुलरीन फुटबॉल ग्लोब। जे कह दो आंसर आपके सामने है। चला अगर शीशा कह देगा तो षटफलकीय कह देंगे, या चतुष्फलकीय भी कहते हैं सर इसको। अगला फ से फुलरीन, फ से फुटबॉल, फ से फुलरीन, फ से फुटबॉल। कहता सोडियम को डैश में संग्रहित किया था। देखो चला, सोडियम को नहीं, ये फर्स्ट ए में हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसी को हम कहते हैं क्षारीय धातु ग्रुप। क्षारीय धातु ग्रुप इस सब को चला रखते हैं कहां पर डुबाकर? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब को चला पानी में डुबाकर नहीं रखते, इसको रखते हैं कहां पर? चला एकदम सिंपल, कहां पर? कहीं पर भी सुधार करने की तुमको जरूरत लगे ना चला तो हमको उसमें कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरा को चलवा है वो कमेंट्स देख रहा है, हम तो नहीं देख पा रहे हैं, वो हमको बता देगा कि सर लड़का है ही बात कह रहा था। हम सब जगह सुधार कर देंगे, तो और सब बात मानेंगे क्योंकि तू हमको बहुत प्यार दे रहा है। इसलिए भाई तेरा आदेश सर आंखों पर। यहां फास्फोरस की अगर बात करोगे तो पानी में डुबा कर रखते हैं, तब सर अब मामला क्या है? इसी में तो सर अस्थाई और अस्थाई दे देगा ना। तेरा केमिस्ट्री तू पढ़ा होगा चला, लेकिन केमिस्ट्री बड़ा प्यार से पढ़ने का चीज है। अगर प्यार से नहीं पढ़ा तो मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तेरा पता नहीं चलेगा कि तू बात अब नहीं पूछता है कि जल के का बर्फ में बदलना भौतिक की रासायनिक। अब पूछता है जब फास्फोरस को हवा में छोड़ देंगे तो बताइए भौतिक की रासायनिक, वहां मामला फंस जाता है। अब ध्यान देना, सोडियम को डैश में संग्रहित, तो एकदम आराम से पानी या किरोसिन में तो पहले डाउट मत करो। प से फास्फोरस, प से पानी, प से फास्फोरस, प से पानी, प से फास्फोरस, प से पानी, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो फास्फोरस को पानी में तो इसको किरोसिन में। ये वो क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है कि हथेली पर कौन गल जाता है? चला रे, ये एकदम गूढ़ ज्ञान है। हथेली पर ही गल जाता है कौन?
गल जाता। देख लो केकर सामने में लिखे हैं सोडियम, सोडियम हथेलिए पर गल जाता है। ये फर्स्ट कहेगा क्षारीय धातु को कहां रखते हैं? केरोसिन। हम लोग खाली रखते हैं सोडियम को केरोसिन में, क्षारीय धातु को कहां? केरोसिन में, लिथियम को केरोसिन में, सोडियम को केरोसिन में, पोटेशियम को केरोसिन में, रुबिडियम केरोसिन, सीजियम केरोसिन, फ्रांसियम केरोसिन। अब कहेगा कौन हथेली पर गल जाता है? तो कहेंगे पोटेशियम हथेली पर गल जाता है। फास्फोरस को कहां रखते हैं? तो पानी, प से फास्फोरस, प से पानी, प से फास्फोरस, प से पानी, प से फास्फोरस, प से पानी। क्लियर है? चला केकरा हथेली पर? सोडियम को। सोडियम को डैश में संग्रहित करते हैं, चला डैश में संग्रहित करते हैं। सोडियम को केरोसिन में, मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। यू विल गेट द आंसर। हो गया? जल्दी जल्दी लिख ले रे भैया। हाइड्रोजन को काहे छांट दिए? काहे कि चला वो गैस है। लास्ट का 5 मिनट से रिवीजन उसमें भी रहिए। और हाँ, आज संडे को जो चला 7 नंबर क्वेश्चन फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं। अब संडे जब हम 6 सेट का रिवीजन डालते हैं उसको जरूर से जरूर पढ़िए, आपको 110% की एक्यूरेसी की ओर ले जाएगा। लेकिन मंडे टू सैटरडे क्लास की जगह तभी वो क्लास समझ में आएगा। अगला क्या है रे? चला एकदम सिंपल है। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन या मुकुलन? चला रे ये हाइड्रा है ना, एकराम देखो ये नए है, फिर से इसी को बडिंग कहते हैं। देखो फिर धीरे 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 पैदा हो गया। इसी को हाइड्रा में होता है क्या? पुनर्जनन या मुकुलन, रीजनरेशन या बडिंग कहते हैं इसको। तो ये सर हाइड्रा में तो देखो नए है, पुनर्जन्म ले लिया, फिर ले लिया और बढ़ गया, फिर इसको हम काट देंगे सर, ये कट जाएगा। ये सर क्या होता है? तो कहेंगे आंसर हाइड्रा होगा, पुनर्जनन या मुकुलन। कहता देखो यह निडेरिया अथवा सेलेंट्रेटा संघ का है और इसमें सर टेंटिकल्स होता है 6 से 10। इसी को टेंटिकल्स कहते हैं सर। ये टेंटिकल्स का काम है, इस टेंटिकल्स का काम है सर शिकार करने में मदद करता है, इसको शिकार में मदद करता। लिख लो, कहेगा कि हाइड्रा के पास जो टेंटिकल्स होता है, स्पर्शक बोलते हैं इसको, इसका क्या काम है? ये 6 से 10 तक हो सकता है मैक्सिमम, और ये इसका काम है शिकार में मदद करना। और यह निडेरिया या सेलेंट्रेटा संघ का होता है और इसी में सर पुनर्जन्म होता है, जिसको बाद में काट के फिर दूसरा जगह हम लगा देते हैं। इसी को बडिंग या पुनर्जनन कहते हैं। जल्दी से लिख लो। चला पूछता है कि टेंटिकल्स कितने होते हैं? 6 से 10। आई टेंटिकल्स जो होता है यही जो देख रहा है 1 2 3 4 5, 6 से 10 मैक्सिमम होते हैं, उससे कम कितना हो सकता है? तो इस 6 से 10 जो होता है इसी को हम टेंटिकल्स कहते हैं, ये शिकार में मदद करता है। अगला कहता है, चला अगला क्वेश्चन, इस सर फाइलम से क्वेश्चन आता है। केचुआ निम्न में से किस प्राणी से संबंधित है? सर देखिए ऑर्थोपोडा में आ जाएगा तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर। और एनालिडा में आ जाएगा केचुआ, जोंक, मेरिस। और मोलस्का में जानवे करता है घोंगा, सितुआ। प्रोटोजोआ में अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिका। ये इतना आपको लिस्ट आपको हर इतने पूछता है। इसमें भी चला ये खटमल ने पूछता है, नहीं भी लिख सकता, केकड़ा भी ने पूछता है, तिलचट्टा, झींगा, मछली पूछ देता है, उसके बाद मच्छर, ये सब पूछता है। इतना तुमको याद रखना चाहिए। ये अलग अलग फाइलम है सर, गौर फरमाइएगा। जल्दी से लिख लो। जल्दी एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे और 7 नंबर फिर से पढ़ेंगे। चला एकदम टेंशन नहीं लेना, जिसमें डाउट होगा वो पढ़ेंगे उसको। अगला क्वेश्चन क्या है? चला द लास्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से किस में छोटी आंत? चला रे शाकाहारी जितना है ना, हम लोग जितना भी घास खाने वाला है उस शाकाहारी है, और उस शाकाहारी में छोटी आंत बड़ा होता है, और मांसाहारी जितना है ना ओकरा में छोटी आंत छोटा होता है। तो देखो कहता निम्न में से किसमें छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो छोटी आंत छोटा होता है चला मांसाहारी में, इसलिए आंसर हो जाएगा शेर। ठीक है, अब एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे और ये समझो 110% कर देगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट को। शाकाहारी जो भी घास खाने वाला है छोटी आंत बड़ा होगा, मांसाहारी में छोटा होता है, ये तो क्लियर है। उसके बाद ये तो तुमको लिस्ट है, चला एकदम आराम से देखो, फास्ट रिवीजन करते हैं। केचुआ ये तुमको याद रखना होगा। ऑर्थोपोडा में कौन कौन है? एनालिडा, मोलस्का, प्रोटोजोआ। बायोलॉजी में सर कुछ कुछ चीजें आपको याद ही रखनी पड़ती है। अगला निम्न में से कौन पुनर्जनन या मुकुलन कहेंगे? हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा पुनर्जनन हो जाता है, इसमें 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। अगला अगला अगला
अगला अगला अगला सोडियम कहेगा चला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सबको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं और कौन हथेली पर गल जाता है सर? पोटेशियम। और इसी को हम क्षारीय धातु कहते हैं। पौ से फास्फोरस, पौ से पानी में हम सर रखते हैं फास्फोरस को। अगला 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 कहेगा फौ से किसका? ग्लोब जैसा। फौ से फुलरिन, फौ से फुटबॉल, इसका ग्लोब जैसा होता है। अगला 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 कहता है फास्फोरस को की परमाणुकता तो सर चला P4 भी होता है, P2 भी होता है, लेकिन जनरली P4 होता है इसलिए 4 मारेंगे, ई नहीं रहेगा तो 2 मारेंगे। और लाल को ही पीला फास्फोरस कहते हैं कि कोई लाल ही पीला हो सकता है। अगला 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 क्वेश्चन है सर चला नाइट्रोजन कहे या आर्गन कहे, इसका क्या काम है? ये दहन को सपोर्ट नहीं करता, जलने नहीं देता है बल्ब को। तो कहते हैं जीवन काल किसमें ज्यादा होगा? नाइट्रोजन में ज्यादा, आर्गन में उससे कम, निर्वात रहेगा उससे कम, हवा रहेगा सबसे कम। अगला 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 रे अगला रे अगला रे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाएंगे चला। तो हम बार बार बोले हैं, देखो की बोले हैं, हम बोले हैं चला कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या विद्युतीय ऋणात्मकता या आयनन विभव, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो तीनों बढ़ता है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता है। और यहां परमाणु त्रिज्या की बात करें तो ये उल्टा होता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा थी घटता और वर्ग का स्पेलिंग छोटा थी बढ़ता। यही बोले थे तुमको, लिस्ट तुमको बस ध्यान में रखना है। कहता सोडियम से क्लोरीन, सोडियम से क्लोरीन की ओर गए तो सर चला आवर्त है, आवर्त में उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए आंसर मार दिए घट जाएगा। अगला 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 ई तो ई का तुमको याद रखना चाहिए। और उसके बाद सर ये न्यूमेरिकल वाले बैच के बारे में हम बोले थे, निम्न में से किसके द्वारा तत्वों का वर्गीकरण, नए तत्वों की खोज के लिए मेंडलीफ ने जगह छोड़ा था, स्थान भी खाली जगह यही छोड़ा था और क्रिया गैस को दाईं ओर सजा दिया था। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। अगला 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 कहता है जब मेंडलीफ ने काम शुरू किया था तो 63 था, और कहा था जब डेबोरिनर ने, अगर कोई माई बाप नहीं था, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56, मेंडलीफ के समय 63, मोस्ले के समय 114, अभी कहेगा तो 118। 56 63 114, 56 63 100, ये तो तुम बना लेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय कर देना है। अगला 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 अनुदैर्ध्य, जब भी विस्फोट होगा सीधा होगा तो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अगला 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 कहता है केल्विन पैमाने, हम बोले सी का पोजीशन 3 है, के का पोजीशन 11 है, तो 3% से 11% में जाएंगे, जोड़ेंगे, 11% से 3% में जाएंगे, घटाएंगे। इसी पर तुम्हारा दोनों क्वेश्चन है, जोड़ घटाओ में कभी मत फंसना। अगला सेल्सियस सर केल्विन पैमाना, ये तुम बना दिया होगा। अगला 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 कहता है सर ठोस पिघलने के दौरान सर परिवर्तित नहीं होता, और इस उष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। दोनों में से एक कोई क्वेश्चन पूछ देगा। अगला 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 यदि वायु में जलवाष्प में बनेगा सर, जैसे जलवाष्प होगा हवा और पानी होगा, हवा और पानी यानी पानी होगा, और पानी होगा तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा घट जाएगा। अगला 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 कहता है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा सर घनत्व, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। हम कैसे कैसे किए थे, हम आपको याद होगा। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल के रूप में यहां उत्क्षेप बल है तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला 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 अंतरिक्ष यान में कहे या निर्वात में कहे या पृथ्वी की गति 17 गुनी से अधिक कर देने पर कहे या पृथ्वी के केंद्र पर कहे, वजन का मान 0 होगा। अगला 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 कहता है मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से गिरेगा सर यानी निर्वात, यानी कोई विरोध नहीं होगा। तो सर उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, लेकिन ये तब फायदा, कल का क्लास होगा सुबह वाला 9 बजे कल का क्लास होगा, ठीक है। और शाम वाला भी क्लास 99.9% चांस है कि होबे करेगा, ठीक है। अब प्लेन क्रैश कर जाएगा तो अलग मैटर है, लेकिन कल का क्लास चला 9 बजे हर हाल में होगा। न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों का स्वागत है। एक आप सर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हम दे दिए हैं, पहले चैप्टर का पीडीएफ होगा, देख लेना बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल, उसको सर डाउनलोड करके प्रिंट करवा के अपने पास, एक बार प्रिंट करवाएं, खाली मटेरियल देखिएगा तो पता चल जाएगा दिए क्या है, ठीक है। खाली देखिए ना सर, स्टाइल बदल दिए हैं पढ़ाने का, आप थोड़ा सा देख के हमको बताइए, शायद अगर अच्छा लगे मटेरियल तो आइएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं आइएगा, ठीक है। नमस्कार है सर, थैंक यू वेरी मच, सत नमन है सर, थैंक यू वेरी मच।